सीआरपीसी चैप्टर 3 सेक्शन 26 से लेकर 35 तक की बात की गई इसमें, जो जिसमें 26 सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 के 6 सेक्शंस हम यहाँ पे बताएंगे आपको। अब 26 में क्या बोला गया है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेज आर ट्राइबल। कहने का मतलब है कि जो आईपीसी में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं ना, इसकी ट्राइबल कहाँ कहाँ होगी, ये ट्रायल कहाँ कहाँ होगा, मे बी ट्राइड बाई द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और कोई फर्स्ट शेड्यूल में जो अदर कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, जो फर्स्ट शेड्यूल में इसकी बात की गई है। ठीक है, अब आता है, कहा जाता है कि ये जो ऑफेंसेज 376 ये सारे जितने भी ऑफेंसेज हैं 376C, D, E, ये सारे जो कि कंडक्ट किए जाएंगे विमैन के द्वारा। ठीक है, वहां पे मजिस्ट्रेट होंगे, मस्ट बी कंडक्टेड बाय विमैन। सेक्शन 27 में आते हैं। सेक्शन 27 में क्या कहा गया है, जुडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स के केसेस में क्या क्या जुडिक्शंस होंगे। ठीक है, रीड करते हैं पहले। एनी ऑफेंस, पहले आप साथ में बेयर एक्ट रख लीजिएगा साथ में, ताकि आपको भी आसान होगा समझने में। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट नहीं देता है। ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल नहीं है, किस चीज से, डेथ से, मृत्यु से, और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट से। ठीक है, उम्र कैद से। कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट when he appears or is brought before the court is under the age of 16। जब उसको कोर्ट में लाया गया वो 16 साल का था, जाहिर सी बात है वो माइनर है। मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और यूथफुल ऑफेंडर। जाहिर सी बात है वो माइनर है, तो इसमें कहा यह गया डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट का ऑफेंस नहीं है अगर उसको, तो मैटर जो उसकी होगी वो सीजीएम जो होगा वहां का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो चिल्ड्रन एक्ट 1980 में जो इम्पोज्ड है उसके अनुसार सुनेगा और टाइम बिंग इन फोर्स प्रोवाइडेड करेगा उसको ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और यूथफुल ऑफेंडर के लिए। 27 में बताया गया। इसमें बताया गया जुरिडिक्शन जो रिगार्डिंग जुवेनाइल्स है। ठीक है, 28 क्या कहा गया, सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट्स एंड द सेशन जजेस में पास। जाहिर सी बात है जो सेंटेंसेज जो हाई कोर्ट और सेशन जजेस जो पास करता है उस सेंटेंसेज की बात की गई है, जिसमें असिस्टेंट सेशन जज और फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई है इसमें। तो आते हैं हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। अ सेशन जज, फर्स्ट कहा गया है अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। कोई भी लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड सेंटेंस वो पास कर सकता है, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। उसमें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन उसको लेना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ है, लेकिन आप जब डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो उस केस में आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट से। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है कि आपको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, किस सेक्शन में बताया गया है, 366 में बताया गया है कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा। और 368 में बोला गया पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस ऑफ एनुअल कन्विक्शन, वो बाद में पढ़ेंगे, पर सेक्शन 366 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 366 पढ़ लीजिए क्योंकि कंफर्मेशन ये हाई कोर्ट के द्वारा होगा, ये बताया गया है। और बेसिकली इसमें बताया गया है सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास, जो हाई कोर्ट और सेशन जजेस में पास कर सकता है। सेशन जजेस सारे सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए अगर डेथ सेंटेंस किसी को वो दे रहे हैं तो उसके लिए उनको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट जो सेक्शन 366 सीआरपीसी का है उसमें उसकी प्रोविजन बताई गई है। ठीक है, और सेक्शन 30 आते हैं, सॉरी सेक्शन 29। सेक्शन 29 में क्या क्या कहा गया है, सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट में पास। इसमें बेसिकली
कॉम्पिटेंसी ऑफ मैजिस्ट्रेट की बताएगी है कि मैजिस्ट्रेट कौन कौन से मैजिस्ट्रेट कितने कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं, कितने साल का सजा दे सकते हैं, कितना फाइन दे सकते हैं, ये बात किया गया 29 में, सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट मे पास। तो पढ़ते हैं 29 क्लॉज 1 में कहा गया है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस राइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर होता है सारे सेंटेंस देने का, एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते वो। ठीक है, और असिस्टेंट सेशन जज की बात यहाँ पे, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पास द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, पहला में क्या कहा गया है कि आप द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट a sentence of death or of imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 7 years। ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात की गई है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, 7 साल का सजा दे सकता है और फाइन दे सकता है या फिर दोनों दे सकता है। ठीक है, सेकंड में कहा गया है द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होता है 3 साल का सजा देने का प्रावधान होता है, 3 ईयर प्लस वो फाइन भी दे सकता है 10,000 तक का। थर्ड में बात किया गया मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास पावर होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सेकंड क्लास के पास पावर होता है आपको 1 साल का सजा दे सकता है और 10,000 रुपए का 5,000 रुपए का फाइन दे सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है इसके बारे में डिटेल में, इससे पहले वाला वीडियो अगर देखिएगा आप तो उसमें मैंने बताया है। और फोर्थ में क्या कहा गया है, द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर सेम होता है, ये भी 7 साल का सजा दे सकता है और फाइन दे सकता है या फिर दोनों दे सकता है। ठीक है, 30 में आते हैं। सेक्शन 30 जब भी पढ़ने जाएंगे तो सेक्शन 30 बेसिकली आईपीसी सेक्शन 65 से मिलते हैं। सेक्शन 30 Sentence of imprisonment in default of fine. The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of non-payment of fine as authorized by law. जो फाइन लगाया गया है वो फाइन अगर आपने पे नहीं किया है तो उसके एवज में आपको सजा मिलेगी। ठीक है, मान लिया कि आपने कोई थेफ्ट किया है, ठीक है, उसकी सजा 2 साल की है। ऐसे सजा जो प्रावधान 379 में दिया गया 3 साल का, पर आपको जज 2 साल का सजा देता है। ठीक है, थेफ्ट के लिए 2 साल का सजा देता है और उस 2 साल के सजा में आपको 5,000 रुपए का फाइन लगाया गया। ठीक है, अगर आपने 5,000 फाइन नहीं दिए, 2 साल का सजा काट लिया आपने, 5,000 फाइन नहीं दिया तो जज आपको उस 5,000 ना पे करने के एवज में आपको सजा देगा। ठीक है, उसके लिए सजा आपको मिलेगा जो 5,000 रुपए आपने नहीं दिया है। वो कितना सजा मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा गया है 1/4 आपको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 साल का सजा मिला था आपको, तो 1/4 हो जाएगा 9 मंथ, 9 महीने आपको और काटना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, अगर आप इसके लिए मान लीजिए अगर 1,000 रुपए का फाइन है और 1,000 रुपए का फाइन है या फिर 100 रुपए का फाइन है, तो इसके लिए आप अपील भी नहीं कर सकते। जो आईपीसी सेक्शन 376 पढ़ेंगे आप, उसमें बताया गया है कि कौन सा मैटर अपील में जा सकता है, कौन सा मैटर नहीं जा सकता अपील में। अगर 1,000 रुपए का मैटर है, 100 रुपए का मैटर है, तो ये सब कंडक्टेड नहीं होता है, ये सब अपील के लिए नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सब कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है इसमें, तो ये अपील में नहीं जा सकता है। बाकी आप सेक्शन डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सेक्शन 376 पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको। 31 कहा गया है सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। ये सेक्शन आईपीसी जब आप पढ़ोगे 71 और 31 दोनों इसमें साथ में पढ़ना है आपको, और 65 और 30 आईपीसी साथ में पढ़ना है। मैंने बताया नहीं होगा पहले आपको, ये दोनों साथ में पढ़ना है। ठीक है, 71 में क्या कहता है, 71 मतलब ये बात करता है बेसिकली लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज मेड अप ऑफ अ सेवरल ऑफेंस। ठीक है, लिमिट करता है पनिशमेंट को सेवरल ऑफेंसेज के लिए। मान लो ए ने जेड को डंडे से मारा और उसका पैर तोड़ दिया, मार कर पैर तोड़ दिया, तो ए ने जेड को डंडे से मारा, तो वो मान लिया 10 बार मारा, तो 10 बार की सजा नहीं होगी, हर बार का 10 साल नहीं होगा, 50 साल का सजा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ए ने डंडे से मारा जेड को और बीच में वाई आ जाता है और उसने वाई को ही मार दिया,
तो जेड का सजा अलग होगा और वाई का सजा अलग होगा। वाई भी बीच में आ गया तो वाई को मारा तो उसका सजा अलग होगा, तो दोनों का सजा अलग होगा क्योंकि ऑफेंसेस दोनों अलग अलग होंगे। सेम ऑफेंस के लिए बार बार सजा उसको नहीं मिलेगा, वो तो इसकी प्रोविजन जो बताई गई है यहाँ पे। और 31 में क्या कहा गया है, अब सीआरपीसी पे आते हैं। सीआरपीसी में बताया गया सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, मतलब सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ टू और मोर ऑफेंसेज, दो और मोर ऑफेंसेज के लिए एक बार कन्विक्ट कर दिया गया, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस टू अ सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर विच सच कोर्ट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट सच पनिशमेंट when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct unless the court directs the such punishment shall run concurrently। देखिए होता क्या है कि वन ट्रायल टू और मोर देन टू ऑफेंसेस, मान लीजिए एक ट्रायल में दो या दो से ज्यादा ऑफेंस चल रहा है तो पनिशमेंट इज वन आफ्टर अनदर करने का बात है कि मान लीजिए एक ऑफेंस के लिए उसको 1 साल का सजा मिला, कोई एक ऑफेंस कमिट किया उसके लिए 1 ईयर का सजा मिला, और वाई ऑफेंस किया उसके लिए 1.5 ईयर का सजा मिला, जो भी आप ऐड कर लो। एक्स ऑफेंस वाई ऑफेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ईयर प्लस 1.5 ईयर कितने हो गए, 2.5 ईयर्स। तो ये दोनों के ऑफेंस चलेंगे, ये जो कि कॉन्जिक्यूटिव चलेगा, ठीक है। और कॉन्करेंट सेंटेंसेज अलग होते हैं, जो कि जिनमें सबसे ज़्यादा सेंटेंस होता है वो सजा। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में क्या होता है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेज बीइंग इन एक्सेस ऑफ पनिशमेंट व्हिच इट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन द कन्विक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट प्रोवाइडेड लाइक इफ नो केस शैल सच पर्सन बी sentenced to imprisonment for a longest period than 14 years b the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense। बेसिकली आपको एक चीज इसमें रखना पड़ेगा कि कन्विक्शन जो होगा ऑफेंसेस का, अगर आपने 2-3 ऑफेंस है तो उस केस में तो अगर ऑफेंस अगर रिलेटेड होगा अगर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का, तो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का क्या होगा, ऐड होगा। जैसे पहले बताया तो 1 ईयर प्लस 1.5 ईयर 2.5 ईयर्स हो जाते हैं, तो इस केस में तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। पर मतलब अगर बात करें कॉन्करेंट पनिशमेंट, कॉन्करेंट सेंटेंस की बात करें तो कोर्ट चाहे तो पनिशमेंट दोनों दे सकते या फिर कॉन्करेंट भी कर सकता है। अगर कॉन्करेंट पनिशमेंट देगा, कॉन्करेंट सेंटेंस में क्या होता है, इसमें मान लो 5 साल प्लस 4 साल, तो जो सबसे ज्यादा सजा होगा वो इसमें होगा। बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस और कॉन्करेंट सेंटेंस में डिफरेंस यही है। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेज में क्या होता है कि आपको सजा लगातार ऐड होते जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्करेंट में क्या होता है, सजा आपको मिलेगी लेकिन जो मैक्सिमम सजा होगा वो आपको मिलेगी, और सजा 14 साल से ज्यादा नहीं मिल सकता। 31 का क्लॉज 3 अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा गया है, अगर कन्विक्टेड पर्सन अगर अपील के लिए जाता है तो उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस जो पास हुई है उसके अगेंस्ट वो वही सेंटेंस रहेगी, वो सिंगल सेंटेंस ही माना जाएगा, समझ गए। और बेसिकली सेक्शन 31 और सेक्शन 31 और सेक्शन 71 आईपीसी आपको साथ में पढ़ना है। दोनों अगर आप साथ में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। So thank you for today's lecture.